सम्मानित माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आज हम सेक्टर 24 के अंदर जो आने वाली 28 तारीख को चुनाव है, उसके लिए हम सब आपके सामने वोट की अपील विनती करने के लिए आए हैं, क्योंकि मेमती बरवाला जी जो आपके बीच में हैं, मेमती बरवाला जी, इनका अनुभव राजनीतिक और कैंडिडेटों से सबसे अच्छा है और बहुत ही ईमानदारी के साथ इन्होंने अपने 10 साल का कार्यकाल जो एमसीडी को दिया और आपकी सेवा कर कर, जो आपने आशीर्वाद दिया था उसका सेवा कर कर क्षेत्र को पूरा सम्मान दिया, क्योंकि उस टाइम पे इनका क्षेत्र काफी बड़ा था। आज तो उस क्षेत्र के 4 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन मेमती बरवाला जी जब थी 10 साल इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे अपना पूट गांव हो, 20 सेक्टर हो, रोहिणी 24 हो, प्रहलादपुर हो, बरवाला हो, शाहबाद हो, खेड़ा गढ़ी हो, काफी बड़ा क्षेत्र था और इनका कार्य बड़ा सराहनीय रहा। इन्होंने क्षेत्र के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। अब मैं खासकर शाहबाद डेयरी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो इनका एक विशेष शाहबाद डेयरी भी क्षेत्र था जिसमें आज चुनाव है। शाहबाद डेयरी के अंदर एक काम करने के लिए मिलेंगे। सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना, अभी चुप रहेंगे, थोड़ा भाइयों से है भाई प्रार्थना, चुप रहेंगे। ये 10 महीने का चुनाव आपके बीच में है और इसमें आपने जो आपके सामने कैंडिडेट हैं उनमें से आपने एक कैंडिडेट का चुनाव करना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी ने जिस आदमी को टिकट दिया है, रामचंद्र जी, वो 2.5 साल एमएलए था। 2.5 साल में अगर वो 2.5 काम गिना दे अगर मैंने किए हो, 2.5 तो छोड़ो, 1 काम गिना दे मैंने किया हो, उसको निकम्मा मान के आम आदमी पार्टी ने उसका टिकट काट दिया। वो जो काउंसिलर था उसको टिकट दे दिया, उसको एमएलए बना दिया और एमएलए का डिमोशन करके उसको अब काउंसिलर की टिकट दे दी। जिस आदमी ने एमएलए में कुछ नहीं किया तो वो काउंसिलर में क्या करेगा? ये अनपढ़ आदमी, एक चिट्ठी उसको लिखनी नहीं आती, काम उसको करना नहीं आता, तो किस तरीके के लोग ऐसे होंगे कि जो इस क्षेत्र का भला कर पाएंगे, इस क्षेत्र का काम कर पाएंगे? उसके बाद मैं कहता हूँ बीजेपी के लोगों ने जिसको टिकट दिया है, पिछली बार भी उसी को दिया था और उस टाइम तो हवा चल रही थी और बीजेपी सत्ता में आई थी, जब नहीं जीत के आया तो आज तो क्या हालत खराब है बीजेपी की। कहां से जीतेगा वो आदमी और उसका क्या गुट है भाई उसमें? उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, सबको पता है किस तरह का उसका क्षेत्र में उसकी रेपुटेशन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी है मेमती बरवाला जो 10 साल काउंसिलर रही है, आज भी एक एक बच्चा याद करता है। और अब तो ये हालत है कि जब हम चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं ना, एक एक महिला गले लग के जो है ना, वो तो भावुक होकर रोने लग जाती है और बहन जी आपके बिना हमारा काम नहीं हुआ, आप जब से गई हो हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। महिलाओं ने एक तरफ फैसला कर लिया है और हमारी एक महिला कैंडिडेट है और हम सब महिलाओं ने अपनी महिला कैंडिडेट को जिताना है। महिलाओं को शक्ति देनी है, उनको हमें आगे लेके आना है। जिसने काम करना आता है, जिसको काम का तजर्बा है, उस कैंडिडेट को हमें जिताना है। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहता, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, और 10 महीने बना मुसीबत उसके परिवार पर आई है, इसलिए हम उस मुसीबत से लड़ने के लिए, उनको क्षमता देने के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। और मैं आपको अनुरोध करता हूं कि बहुत जल्दी से वही दुखों से ऊपर उठ करके हमारे बीच में चुनाव में आएंगे और काम करेंगे। इतनी क्षमता वाला व्यक्ति, इतना मजबूत प्रदेश का अध्यक्ष, नौजवान जिसमें वजूद है, जिसमें जुनून है, मैंने उनके साथ बहुत नजदीक से काम करने का मौका मिल रहा है, मेरे जिला अध्यक्षों को मिल रहा है, मेरे सब साथियों को मिल रहा है। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस की 5 सीटों पर जबरदस्त लहर है। आज शालीमार बाग में इतना बड़ा जनसमूह मैंने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा जनसमूह मैं 2 बजे शिलपुर गया था, मैंने कभी नहीं देखा है। इतनी बढ़िया मीटिंग रात को जो शाहबाद में डेयरी में हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग कल रात को दोनों हुई है और आज भी जो मीटिंग हो रही है बहुत अच्छी है। बहुत संख्या में सारे कांग्रेस के सेनापति आप यहाँ बैठे हो, आपको कह रहा हूँ इतने मुद्दे आपके पास हैं दोनों सरकारों के खिलाफ, इतना मैदान खाली है कि एक भी इशू को लेकर के चलोगे तो लोगों को पता लगेगा कि आम पार्टी और बीजेपी ने
कुछ नहीं किया। मैं अपनी बात समाप्त करके एजुकेशन पे बोल रहा हूँ। मोदी जी, केजरीवाल कहते हैं मैंने एजुकेशन को सुधार दिया। एक स्कूल में एक टीचर 3 सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। बेईमान मुख्यमंत्री 25,000 टीचरों को निकाल दिया। आपने टीचर की तनख्वाह 22,000 कर दी। आपने मोदी से मिलकर देश में बीमारी का कहर ढा दिया। जब तुम 6 मरीज को नहीं बचा पाए तो 1.5 करोड़ मरीज ये देश में कौन लेकर के आया था? कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? मैं कांग्रेस की तरफ से बता रहा हूं, जो आज डैम, रेल, एयरपोर्ट, नहरें, एम्स, होटल्स, MTNL जो सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ रहा हूं और आम पार्टी के लोगों से भी। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं, हम हिंदुओं के भक्त हैं, वो हिंदुस्तानी भक्त हैं। अरे बीजेपी के लोगों, हिंदुस्तानी भक्तों, बताओ तुम्हारा आज तक देश के पीछे कुत्ता भी क्यों नहीं मरा? बताओ आज तक तुमने देश के पीछे डंडा भी खाया हो तो नाम बताओ। तुमने कभी रामराज का नारा दिया, कभी गौहत्या का नारा दिया, कभी अच्छे दिन का नारा दिया, कभी 15 लाख का नारा दिया, कभी 2 करोड़ का नारा दिया, कभी किसी चीज का नारा दिया, कभी राम मंदिर का नारा दिया, कभी गौहत्या का नारा दिया, कभी गंगा माई का नारा दिया, कभी सोनिया गांधी विदेशी है इसका नारा दिया। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि गांधारी अफगानिस्तान की थी। एक बार भी ये नहीं बताया सीता माता नेपाल की थी। एक बार भी ये नहीं बताया कि केके ईरान की थी। एक बार भी ये नहीं बताया अडवाणी के लड़के की भाई के बहू हॉलैंड की थी। एक बार भी ये नहीं बताया केसी पंत के लड़के की बहू न्यूजीलैंड की थी। अरे हिंदुओं के हितैषियों की बात करते हैं। अभी सतीश कुंद्रा चर्चा कर रहा था, पंजाब में कितना हिंदू मरा, कश्मीर में कितना हिंदू मरा, गुजरात में कितना मुसलमान मरा, तमिलनाडु में कितना क्रिश्चियन मरा, बीजेपी के कितने लोग मरे, बीजेपी के लोगों की क्या कुर्बानी है। आप इनसे पूछो। सरदार भी देश के पीछे मरा, मुस्लिम की देश पे पीछे मरा, क्रिश्चियन भी देश के पीछे मरा, हिंदू भी देश के पीछे मरा। लेकिन इनकी साजिश, इनका षड्यंत्र, इनका सेकुलर जो है देश को उजाड़ने का है, कांग्रेस का सेकुलर जो है देश को बचाने का है, एक रखने का है। देश रहेगा तो मंदिर रहेगा, देश रहेगा तो मस्जिद रहेगी, देश रहेगा तो गुरुद्वारा रहेगा, देश रहेगा तो गिरजाघर रहेगा, देश रहेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहेंगे। साथियों, आपने ये फैसला करना है इस देश को कौन एक रख सकता है। कौन इस देश में, कई मुसलमान ज्यादा हैं, कई मुसलमान कम हैं, कई देश में सिख ज्यादा हैं, कई सिख कम हैं, कई देश में हिंदू ज्यादा हैं, कई हिंदू कम हैं, कई बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, कई बुद्धिस्ट कम हैं, कई दलित ज्यादा हैं, कई दलित कम हैं। लेकिन देश कम का भी है और ज्यादा का भी है। ये जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ रहा हूँ। जो तुम कहते हो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, ये जो तुम आज बेचने पर लगे हो, अरे आपसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के साथियों, इनसे सवाल करो कि 74 साल पहले कितने टैंक थे, 74 साल पहले कितनी बिजली थी, 74 साल पहले कितनी सोसाइटियां थी, 74 साल पहले कितने फ्लाईओवर थे, 74 साल पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी, 74 साल पहले कितने एम्स थे, कितने जहाज थे, कितने एयरपोर्ट थे, कितने टैंक थे। वो बताओ, तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है जो तुम अब बेचने लग रहे हो। बीजेपी के लोगों, ये कांग्रेस के खिलाफ गहरा षड्यंत्र इसलिए चल रहा है कि केवल अगर तो भारतीय जनता पार्टी को कोई चल कुचल सकता है, कोई लीडर है तो उसका नाम राहुल गांधी है, जो मोदी की छाती में बैठकर दाल कर सकता है। मोदी जी अगर तो कहीं डरते हैं तो राहुल गांधी की और कांग्रेस की लीडरशिप से डरते हैं। बीजेपी वालों, कांग्रेस का कार्यकर्ता जेल जाने से डरने वाला नहीं है, गोलियों से डरने वाला नहीं है, लाठियों से डरने वाला नहीं है, किसी भी मुकदमा से डरने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोगों के ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई है। जलियांवाला बाग हो, चाहे ग्वालियर की चौकी हो, चाहे कोई मामला हो,
कांग्रेस के लोगों को मार के पेट पलट कहा गया, कांग्रेस के लोगों को उबलते कड़ाह में फेंक दिया, कांग्रेस के लोगों को दीवार में चिढ़ दिया, कांग्रेस के लोगों के हाथ बांध के किले ठोक दी, कांग्रेस के लोगों के ऊपर घोड़े चढ़ा दिए। इंदिरा गांधी की छाती में 32 गोली मार दी, राजीव गांधी के 50 टुकड़े कर दिए, भगत सिंह को डीजल डाल करके आग लगा दी। जिनका मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनका आज तक कुत्ता भी नहीं मरा, जिनका कुत्ता भी नहीं मरा उसकी सरकार मत बनाओ, उसको देश से कोई लेना देना नहीं है। जिसने डंडा भी नहीं खाया उसको अपने सरकार चलाने का मौका नहीं देना चाहिए। और फिर महंगाई, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, कांग्रेस के साथियों, कांग्रेस हार नहीं रही है, कांग्रेस को हराया जा रहा सरकारी तंत्र से। आपने इसका विरोध करना है। मैं बिहार के अंदर ऑब्जर्वर था, 3 सीट जीत करके आया। रात को 11 बजे 2 सीट का सर्टिफिकेट लाइट काट करके मेरे से छीन ली गई, लोकतंत्र की हत्या की गई है। 24 सेक्टर 25 सेक्टर के लोगों, देश का लोकतंत्र खतरे में है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके व्यापारी की ताकत को कुचला जा रहा है, सरकारी कर्मचारी की ताकत को कुचला जा रहा है, माइनॉरिटी की ताकत को कुचला जा रहा है, दलितों की ताकत को कुचला जा रहा है, किसानों की ताकत को कुचला जा रहा है, गरीबों की ताकत को कमजोर किया जा रहा है। आपको इसलिए बता रहा हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सेवा हो रही है। मोदी जी मंच पर चढ़ते थे, क्या कहते थे? भाइयों बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं, भाइयों बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं। कान में फूंक मार के कहता था केवल मोदी के 15 लाख दूंगा, रामराज लाएंगे। कैसा रामराज लाए? वारे लक्ष्मण गारू तेरी रेखा, 2 लाख रुपए लेता हुआ बीजेपी का रामराज सबने देखा। चलो आप कह रही हो तो फिर कहेगी मंदिर बनाएंगे, मंदिर तो कांग्रेस ने उसके पटाख खोले। कांग्रेस बिना झगड़े के मंदिर बनाना चाहती है, बीजेपी कहती है मस्जिद अपने आप टूट गई, और बीजेपी कहती है मंदिर हम बनाएंगे। जितने होल्डिंग, जितने पोस्टर, जितने हैंडबिल बीजेपी ने पोस्टरों के दिल्ली में देश में लगा रखे, इतने रुपए में मंदिर बन जाता। और बीजेपी के लोगों राम मंदिर की बात करते हो, बहुत सारे मंदिर है। अस्पताल कौन बनाएगा? कॉलेज कौन बनाएगा? महंगाई का राज देख लो, भ्रष्टाचार देख लो, गुंडागर्दी देख लो। अब दूसरी तरफ एक और तरफ बिल्ला है और दूसरी तरफ बिल्ली है। केजरीवाल जी कहते हैं हम आंदोलन से निकले लोग हैं। आज के अखबार में केजरीवाल जी ने लिखा है 60 साल में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, तो उसके पास वो तो सरकारी टीएडी। और केजरीवाल जी कहते हैं हम आंदोलन से निकले लोग हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आम पार्टी के लोगों से पूछो, आम पार्टी के लोगों, आपने चीन की लड़ाई लड़ी हो, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी हो, बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी हो, तुम आंदोलन से कहां से निकले? तुम झाड़ू लेके घूमते थे, तब टोपी पहन के घूमते थे, तुम कहते थे हर एक काम जनता से पूछ के करूंगा। 24 सेक्टर के लोगों, मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ, आप पूछिए कांग्रेस के राज में 1 साल में 5 बिजली के बिल आते थे, कांग्रेस के राज में 5 बार सरचार्ज लगता था। आज 14 बिल आ रहे, 14 बार सरचार्ज लग रहा है, 14 बार। मेरा बिजली का मीटर किस रेट में था, इसका मीटर किस रेट में था? आम पार्टी के दलालों से पूछो, जो कहते थे हम आम आदमी हैं, जो आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो झाड़ू लेकर चलते थे, जो टोपी पहन कर चलते थे, जो टीटीसी बस में चलते थे, जो साइकिल के साथ साथ ई रिक्शा में चलते थे, आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। और वो कहते हैं हर एक काम जनता से पूछ के करेंगे। 400 रुपए किलो धनिया जो बेचा है, 300 रुपए किलो अदरक जो बेची है, 300 रुपए किलो लहसुन जो बेचा है, 165 रुपए की सरसों की तेल की बोतल बेच रहे हो, 1800 रुपए का रिफाइंड बेच रहे हो, डीजल बेच रहे हो, पेट्रोल बेच रहे हो, सीएनजी बेच रहे हो, गैस बेच रहे हो। बताओ केजरीवाल साहब, आप शपथ पत्र दो कि तुम्हारा इसमें कितना कमीशन है। नहीं कमीशन होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। केजरीवाल एक नंबर का ड्रामेबाज है।
मोदी ड्रामेबाज है। एक बिल्ला है और दूसरी बिल्ली है। एक देश के लोगों में बैठी है, एक दिल्ली के लोगों में बैठी है। बिल्ली को और बिल्ले को दूध पीने के लिए बिठाओगे तो दूध कोई सा भी नहीं छोड़ेंगे। देश को उजाड़ दिया है, जब किसान ताकत को उजाड़ दिया गया है, कुचल दिया गया है। माइनॉरिटी, सरकारी कर्मचारी, दलित आंदोलन को, व्यापारी के आंदोलन को कुचल दिया, तो और किसी का कोई आंदोलन ये खड़ा होना नहीं देंगे। ये सरकारी मशीनरी का, सीबीआई का, आईबी का, ईडी का, न्यायपालिका का दुरुपयोग करके देश की ताकत को कुचलना चाहते हैं। ये ईवीएम पर भरोसा करते हैं, इसलिए षड्यंत्र है। और एक मौका है कि 500 सीट पे कांग्रेस की लहर। मैं 500 सीटों को देख रहा हूं। सुबह मेरे साथ अनिल भारद्वाज जी, देवेंद्र यादव जी मेरे साथ शालीमार बाग में गए थे। राजेश भाई आए हैं, मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ अनिल भारद्वाज जी शालीमार बाग में थे। इतनी भीड़, इतनी जनसंख्या मैंने कभी शालीमार बाग में कांग्रेस की नहीं देखी। जितनी बढ़िया मीटिंग रात को मैंने शाहबाद में झुग्गियों में देखी है रात को, और उसके बाद बी ब्लॉक में मैंने सुरेंद्र ने अटेंड की है। इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी है। मैं तो एक बात बस कह करके बात समाप्त कर रहा हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कह के जा रहा हूँ, इन मजनुओं से पूछो, इन आम पार्टी के आम आदमियों से पूछो जो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनसे पूछो ये लहसुन का भाव, सरसों के तेल का भाव, डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव, सीएनजी का भाव, गैस का भाव, चावल का भाव, दाल का भाव, लोहे का भाव, सीमेंट का भाव, रोड़ी का भाव, बदरपुर का भाव। मैं तुम्हारी क्या दलाली है? इस पे शपथ पत्र दो, इस पे आकर के रोड पे सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हो जाओ। सुप्रीम कोर्ट के जजों से जांच कराई जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। केजरीवाल कहता था मैं दिल्ली का अभिभावक हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। बेईमान मुख्यमंत्री, बेशरम मुख्यमंत्री, एक नंबर का बेईमान और झूठ झूठ करके, थूक करके चाटने वाला सीएम है अरविंद। ये आ गई है कि भाई राजेश जी, किसी भी सोसाइटी के अंदर एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है। कॉलोनी के लोगों ने अपने पैसे से सफाई कर्मचारी रखे हैं। 20 से 25 हजार रुपए उनको तनख्वाह देते हैं और तब वो अपनी कॉलोनी की सफाई कराते हैं। इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। पुनः एक बारी आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मोमबत्ती बरवाला जी का चुनाव है। ये चुनाव हमारी बहनें अपने आप को मोमबत्ती बरवाला समझ के लड़ रही हैं, हमारे भाई अपने आप को मोमबत्ती बरवाला जी की तरह देख के लड़ते हैं और लोगों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसलिए आने वाली 28 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथी वोट करें और मोमबत्ती बरवाला जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। ये हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहन अमृता धवन जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। एक बारी जोरदार तालियां बजा के सभी साथी। तो प्रस्ताव होता था कि किस तरह से हम लोगों को बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, और उस प्रस्ताव का एक नाम था सिटीजन चार्टर एक्ट। हमने इन्होंने बनाया। उस सिटीजन चार्टर एक्ट के अंदर प्रोविजन था कि जो भी व्यक्ति अगर दिल्ली के अंदर किसी विभाग में किसी काम के लिए अप्लाई करता है, उदाहरण के रूप में अगर कोई राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, तो सरकार ने तय किया। हमारे भी भाई देवेंद्र यादव जी उत्तराखंड के हमारे प्रभारी पूर्व विधायक हमारे बीच में आ गए। जोरदार तालियां बजा के सभी साथी उनका स्वागत करेंगे। भाई देवेंद्र यादव जी के भाई जयप्रकाश राणा जी जो निगम पार्षद हैं वो भी पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत। और उसी कड़ी में मैं कह रहा था कि मंच पर जैसे अतिथि देव भाव की गरिमा को निभाते हुए मेरी तमाम साथियों से प्रार्थना कि उस कोरम को मेंटेन करते हुए अब भाई आदर्श भारद्वाज जी हमें संबोधित करेंगे। साथ में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई विकास चिकारा जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाई विकास चिकारा जी से अनुरोध कि वो स्टेज पर आए और जो मंच पर बैठे साथी हैं अतिथियों के लिए स्थान छोड़ दें। दोस्तों जो साथी पहुंचे हैं उनके लिए स्थान छोड़ दें।
ये आ गई है कि भाई राजेश जी, किसी भी सोसाइटी के अंदर एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है। कॉलोनी के लोगों ने अपने पैसे से सफाई कर्मचारी रखे हैं, 20 से 25 हजार रुपए उनको तनख्वाह देते हैं और तब वो अपनी कॉलोनी की सफाई कराते हैं। इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। पुनः एक बारी आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेमबत्ती बरवाला जी का चुनाव है। ये चुनाव हमारी बहनें अपने आप को मेमबत्ती बरवाला समझ के लड़ रही हैं, हमारे भाई अपने आप को मेमबत्ती बरवाला जी की तरह देख के लड़ते हैं और लोगों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसलिए आने वाली 28 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथी वोट करें और मेमबत्ती बरवाला जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे, ये हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहन अमृता धवन जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। एक बारी जोरदार तालियां बजा के सभी साथी। भाई जेपी पवार साहब जो विधानसभा का चुनाव लड़े, भाई अनिल वशिष्ठ जी, ईश्वर बागी जी, उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, आप सबको होती जा रही है वो आपके सामने है। हमारी महिला बहनें मातृशक्ति हमारी बैठी हैं, जिनको रसोई चलानी पड़ती है उनको पता है कि एलपीजी के सिलेंडर लगातार किस प्रकार से ये केंद्र सरकार रेट बढ़ा रही है और आपस में हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने के अलावा केंद्र के पास तो कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। और केजरीवाल की सरकार भी सिर्फ और सिर्फ अपने इख्तियार देने में केजरीवाल की सरकार व्यस्त है। ये समय है आपके पास में, चुनिए उन लोगों को, चुनिए जिन्होंने आपने जिनको पहले भी परखा था, जिन्होंने आपके काम किए थे, जिनके दर से आप कभी निराश वापस नहीं जाते थे। गरीबों के लिए फ्लैट बनवाने की बात हो, पानी की व्यवस्था करवाने की बात हो, बिजली की व्यवस्था करवाने की बात हो, रोड बनवाने की बात हो, मेट्रो दिल्ली में चलाने की बात हो। कितनी ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी पहले, हमारे सामने हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, किस प्रकार से आपके लिए उन्होंने सेवा की है, काम किया है। ये मौका है आपके सामने, ये मौका है आपको जवाब देने के लिए इन दोनों बेरुपया सरकारों को किस प्रकार से लोगों को छला जाता है, ठगा जाता है। ये दोनों के दोनों आपस में मिले हुए टीम और एक टीम बी का काम करते हैं। एमसीडी के हमारे भारद्वाज जी भी आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से मेमबत्ती जी ने विकास के कार्य करवाए थे और किस प्रकार से आज आप लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। मेरे सामने बहुत ही सीनियर और आदरणीय हमारे नेता बैठे हैं, अपना तजुर्बा आपके सामने शेयर करेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भारी से भारी तादाद में 28 तारीख को पुराना काम देख करके और जो आपके बीच में रहे लोगों की सेवा करने वाले जो लोग हैं, मेमबत्ती बरवाला जी को एक बार दोनों हाथ उठा करके अपना समर्थन बता दीजिए, हाथ उठाकर बता दीजिए 28 तारीख को जिताओगे, 28 तारीख को जिताओगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अंत में मैं दोबारा देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। मैं आमंत्रित करूं, हमारी साथियों के नाम बचे हैं, इसके बाद उन सब के नाम संबोधित करूंगा। मेमबत्ती जी आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर बहुत ही सम्मानित हमारे उत्तराखंड से प्रभारी और विधायक रहे भाई देवेंद्र यादव जी, भाई श्रीनगर से विधायक रहे अनिल भारद्वाज जी, हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बहन अमृता धवन जी, हमारे यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े भाई शिवराजेश दिलोटिया जी, और यहाँ से जिला अध्यक्ष और विधायक रहे भाई साहब आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी, किसान यूनियन के अध्यक्ष भाई राजवीर जी, आदेश जी, हाँ हमारे विधायक रहे भाई विजय लोचक जी और साधुराम मित्तल जी, अनिल जी, विकास चिकारा जी, आए ही जिला अध्यक्ष मेरी बहन सत्यवती शर्मा जी, रोहिणी से जिला अध्यक्ष भाई इंद्रजीत जी, समस्त मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण, आदि के योग्य
और आदित्य योग के सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनें, जो कि आप कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, आप सबका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। आज सेक्टर 24 के अंदर इस जनसभा का आयोजन किया गया। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुनाव बस बहुत ही जल्दी है, आज इतवार हो गया, अगले इतवार की वोटिंग है। और मैं आप सबसे ये आश्वासन चाहती हूँ कि आप सब ने, मैं आभार भी प्रकट करती हूँ आप सबका कि 2 बार आपने मुझे यहाँ से इसी क्षेत्र से जिताकर भेजा, उसकी आभारी हूँ। और अब पार्टी ने फिर तीसरी बार टिकट दिया है तो मैं उसके लिए भी आपसे उम्मीद रखती हूँ और विश्वास से जताती हूँ कि आप फिर तीसरी बार जिताकर भेजेंगे, यही आपसे उम्मीद रखती हूँ। उसके बाद आपने